हेलो एवरीवन, सो टुडे इज डे 18 और आज मैं क्लास 10th के लिए कोई नया चैप्टर लाई हूं। ऑफ कोर्स लाई हूं, बट देन कभी आपने सोचा है कि साइंटिस्ट कोई एक टैग के साथ बने होंगे कि वो बचपन से इतने ब्रिलियंट होंगे या कोई इन्वेंशन करते पैदा हुए होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मगर हमें कभी कभी तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी जागती होगी ना कि आखिर क्या, कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कितना पढ़ते होंगे यार, कितनी रिसर्च करते होंगे, क्यों? तो इसीलिए आज हम जो चैप्टर नेक्स्ट लेकर आए हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट का, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये चैप्टर रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में है। इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। अब एक साइंटिस्ट कैसे बनता है? सी, एवरीबडी कैन डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, बट what is special that makes a person a scientist? या फिर रिचर्ड एच एब्राइट को क्या चीज सक्सेस की हाइट पे ले गई? वो थी उनकी डिवोशन, उनकी क्यूरोसिटी, उनकी फर्स्ट रेट माइंड, उनकी सोच कि हाँ मुझे ये करना है और पूरी लगन के साथ करना है। जब हम किसी चीज को डिवोशन तत्परता से करते हैं तो कहते हैं ना, भगवान भी हमारा साथ देते हैं, किस्मत भी हमारा साथ देती है। रिचर्ड एच एब्राइट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बचपन से ही अपने अंदर, उनकी मदर ने उनके अंदर वो क्यूरोसिटी डेवलप की। तभी तो उन्होंने इस साइंटिफिक वर्ल्ड को एक ऐसा आविष्कार, एक ऐसा सक्सेस दिया जो कि अनइमेजिनेबल है। आई मीन, ही वॉज द वन हु एक्चुअली रिसर्च्ड and his theory told us that how the cell can read the blueprint of the DNA। और उनकी उस थ्योरी ने, उनकी उस रिसर्च ने धमाका पैदा कर दिया। आई मीन, ये वो फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटी कंट्रोल करते हैं। तभी एक पिता की जो क्वालिटीज हैं वो उनके बेटे में, या दादा जैसा पोता दिखता है, या उनकी कुछ क्वालिटीज उनके पोते में दिखाई देती है, या बर्ड्स में, एनिमल्स में, सब में वो हेरिडिटरी फैक्टर होता है। ये कैसे डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ एक छोटे से काम करते रहने हैबिट से। कहते हैं ना कि किसी चीज को घिसते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, निरंतर लगातार कुछ करते रहोगे तो अपने आप परफेक्शन लाओगे। तो ये जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं रिचर्ड एच एब्राइट, इनकी आदत थी, इन्होंने शुरुआत से क्या किया, बटरफ्लाईज कलेक्ट किए। इनके पास और कोई खेलने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था, ही वॉज अ वेरी डिफरेंट चाइल्ड। उन्होंने रॉक फॉसिल्स इकट्ठे करते थे, कॉइन्स इकट्ठे करते थे, एंड सिंस ही वॉज अ किड दिस बिकेम हिज हैबिट। एंड धीरे धीरे उस क्यूरोसिटी ने उनकी लाइफ में एक ऐसी जगह ले ली दैट ही बिकेम सच अ फेमस साइंटिस्ट। उनके अंदर रिसर्च करने की वो नॉलेज जो है, शायद उनकी ये सब चीजों की जो सक्सेस के पीछे जो खड़ी थी वो थी उनकी मम्मा। पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे को इंस्पायर करने में, बच्चे के फ्यूचर को शेप करने में। तो इस चैप्टर की थीम में एक प्रोमिनेंट थीम माँ बाप या माँ का रोल भी बताया गया है। अगर रिचर्ड एच एब्राइट की मदर उसको इस तरह से मोटिवेट नहीं करती, उसके अंदर वो डिजायर्स या इंटरेस्ट पैदा नहीं करती, तो शायद जो आज वो थे या जो उन्होंने अचीव किया वो नहीं कर पाते। और उन सब से ऊपर है आपकी विल, योर विल टू विन, योर विल टू डू समथिंग विद डिटर्मिनेशन। लगन तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी आपको हराती नहीं है। चलिए इस नोट पर शुरू करते हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। याद है ना किसने लिखा है ये? बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अब आपको भी ऑब्जर्वेंट रहना है, आपको भी क्यूरियस होना है नई चीजें सीखने का कि यस मैम चैप्टर डाल रही है, फटाफट वीडियो देख लूं, कमेंट करूं और लाइक जरूर करूं। तभी तो आपके अंदर वो डिजायर आएगी सक्सेस पाने की और आप सक्सीड कर पाएंगे। ये चैप्टर आप जैसे बच्चों को सिखाता है कि आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन सारी क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतारना होगा। चले आगे स्टार्ट करते हैं। पहला इस कहानी का पार्ट शुरू करते हैं रिचर्ड की सक्सेस से। रिचर्ड की सक्सेस इतनी छोटी सी उम्र में। आर्टिकल था रिचर्ड एच एब्राइट ने और उसके फ्रेंड ने एक आर्टिकल पब्लिश कराया था एक साइंटिफिक जर्नल में जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस।
मात्र 21 वर्ष के थे तब रिचर्ड एच एब्राइट, और इतनी छोटी उम्र में इतना मैच्योर्ड काम किया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कि कुछ ऐसा रिसर्च वर्क कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, दिया गया और वो पब्लिश हुआ। विश्वास मानिए ये एक रेयर ऑनर है, ये एक सम्माननीय बात है। तो एक 21 साल का बच्चा आज उस हद तक, उस ग्रोथ या उस तरक्की की सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा? शायद अपने बचपन, अपने पेरेंट्स की बदौलत। वो बात करते हैं कि रिचर्ड का बचपना कैसा था। उसके पेरेंट में से उसकी मदर ने उसे पाला पोसा, बिकॉज शी वॉज अ सिंगल पेरेंट। फादर की डेथ हो गई थी। वो लोग रीडिंग के पेंसिल्वेनिया में रहते थे और बहुत सारे लोग आसपास नहीं थे, कुछ करने को नहीं था। इसीलिए अब कुछ गेम्स होते हैं ना, फुटबॉल है, बेसबॉल है, उसमें आपको टीम चाहिए और वो सिर्फ एक की टीम था और उसने अपनी ही उस टीम को अपने लिए 1 को 11 बना लिया, माने अपनी पावर से ही जीत हासिल की। शुरुआत से ही अकेले रहे थे रिचर्ड एब्राइट। अब उनकी मम्मा ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो कराना है, बच्चे ने अगर ये नहीं किया तो मम्मा ने अपने बच्चे के इंटरेस्ट को किसी और तरफ मोड़ दिया। उन्होंने बटरफ्लाईज कलेक्ट करना शुरू किया, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज की। उन्होंने रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जिज्ञासु एस्ट्रोनॉमर भी थे। रात रात भर तारों सितारों को देखते रहते थे और ये क्यूरोसिटी उनके लिए गहना बन गई, माने उनकी वर्च्यू बन गई। बहुत ब्रिलियंट थे और शायद इसके पीछे उनकी मम्मा का ही हाथ कहेंगे। मम्मा उनको ट्रिप्स पे ले जाती थी, टेलीस्कोप्स लाई, माइक्रोस्कोप्स लाई, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स, वो सारे इक्विपमेंट जिससे रिचर्ड एच एब्राइट का बचपना और उनका ब्रेन डेवलप करने लगा और उनको एक रैशनल रास्ता मिला। उसकी मदर कहती है, शायद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और वो कहती है कि मैं ही अपने बेटे की एक साथी थी, क्योंकि फादर थे ही नहीं। रिची उनकी पूरी दुनिया थी, मगर वो पूरी कोशिश करती थी कि अपने बेटे के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करे और उसे सिखाती थी, याद कराती थी। कहती है कि उसको याद करना पसंद था। मतलब मम्मा हर रोज अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ दिया करती थी। अगर उसके पास कुछ नहीं होता था तो वो उसे चीजें लर्न करने की हैबिट डालती थी। एंड दैट इज द रीजन वो अपने हर क्लास में अपने टॉप ग्रेड्स लाया करता था। वो और नॉर्मल बच्चों की तरह था, बट उसकी अपब्रिंगिंग इतनी स्पेशल थी दैट ही टर्न्ड आउट टू बी सच अ फैबुलस एंड अ जीनियस पर्सनालिटी। जब वो 2nd क्लास में आया, एब्राइट की मदर ने के मोटिवेशन की वजह से उसने 25 स्पीशीज बटरफ्लाईज की अपने पूरे होम टाउन के आसपास कलेक्ट कर ली थी। अब उसे लगा कि बस ये तो इंटरेस्ट के लिए था, खत्म हो गया। बट देन उसकी मम्मा ने उस पर वर्क किया। वो उसके लिए किताब लेकर आई, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये किताब जो थी ये एक स्पेशल बुक थी। कैसे? क्योंकि ये बताती थी कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई उड़ के सेंट्रल अमेरिका जाते हैं, और इस सब चीजों ने इस यंग साइंटिस्ट के दिल में, दिमाग में क्यूरोसिटी डेवलप की और एक नया रास्ता खोल दिया। बुक जब खत्म थी, मतलब एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स को इनवाइट किया गया कि वो हेल्प कर सकते हैं साइंटिस्ट की। जो कनाडा बेस्ड साइंटिस्ट थे डॉक्टर अर्कहार्ट, वो कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें कहा कि आप बटरफ्लाईज को टैग कीजिए। रिचर्ड की मदर जो लेडी उसके सक्सेस के पीछे है, उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा और एब्राइट इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना, मैंने डॉक्टर अर्कहार्ट के रिसर्च का हिस्सा बना। उसने हल्का सा गम जैसे एडेसिव होता है उसको मोनार्क के विंग्स पर लगा दिया। अब जो भी उस टैग्ड बटरफ्लाई को पकड़ता उसको यही कहा जाता कि ये डॉक्टर अर्कहार्ट को पहचानी होगी। विच मीन्स रिचर्ड की मम्मा एक सच्चे कंपेनियन का पूरा रोल निभाती आई। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कुछ समय का था, 6 महीने, वो भी लेट समर्स का। अब अगर वो ऐसे ही भागता रहता, बटरफ्लाईज इकट्ठा करते रहता तो कितना कर पाता। तो उसने एक और नया प्लान सोचा। अलर्ट माइंड भी था और दूसरा इतना अपने कॉज, अपने काम के लिए समर्पित था कि ही हैड अ प्लान। व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड रेजिंग दी फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज अपने ही घर के बेसमेंट में। कुछ सालों तक उसके घर का बेसमेंट
थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, मतलब उनका घर बन गया बटरफ्लाईज का। अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप बटरफ्लाईज के वहां पर देख सकते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंटरेस्ट होने लगता है, क्यों, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो इवेंचुअली उसका रिजल्ट नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट खोने लगा, क्योंकि उसे ज्यादा फीडबैक नहीं मिला। सिर्फ 2 बटरफ्लाईज वो जो टैग की थी वो रिकैप्चर हो पाई, और वो भी कितनी दूर तक गई थी, सिर्फ 75 माइल्स, जहां रिचर्ड एब्राइट रहते थे वहां से। अब धीरे स्लोली ग्रेजुअली पढ़ते गए, वो सेवेंथ क्लास में आया, 7th ग्रेड में, और उस समय उन्हें मौका मिला एक साइंस फेयर में या एग्जीबिशन में जाने का। वो एक कंट्री साइंस फेयर था, वो वहां गए, उन्होंने वहां पार्टिसिपेट किया, मगर उनके अलावा सब जीत गए। यही मैंने यहाँ पे थीम लिखी है, देख लिया करिए, पढ़िए। वन शुड नॉट टेक फेलियर्स टू हार्ट, रादर स्ट्राइव हार्ड टू सक्सीड। हार को दिल पर नकारात्मकता की तरह मत लो, उसे अपने जीत को हासिल करने का रास्ता समझो। वही किया इन्होंने। एब्राइट ने कहा कि मैंने स्लाइड्स दिखाई थी फ्रॉक टिश्यूज की, बट उस हार ने मुझे यह समझा दिया कि विनर्स क्या करते हैं, जीतने के लिए क्या करना है, रियल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आप सक्सेसफुल हुए या नहीं, बट आपने रियल एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रूव करिए। कंपटीशन थी, स्पिरिट थी कंपटीशन की, बट पॉजिटिव सेंस में। मैं जानता था, रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि अगले साल के साइंस फेयर में मुझे क्या करना है, रियल एक्सपेरिमेंट करना है, और इंसेक्ट्स पे ही। अब उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा, नए नए आइडियाज आए, उन्होंने उसको चिट्ठी दी, सजेशन दी, एक्सपेरिमेंट। इस तरह एब्राइट हाई स्कूल में ऐसे ही बिजी रहा। अब जब 8th क्लास के प्रोजेक्ट आया, एब्राइट ने एक वायरल डिजीज पर रिसर्च किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर्स मर गए थे। एब्राइट को लगता था कि ये डिजीज किसकी वजह से आया था। पॉज करिए वीडियो और बताइए जरा, ये बीटल्स की वजह से, मतलब उसको ऐसा लगता था ये बीटल कैरी करते हैं। उसने उस पर रिसर्च किया, उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में पाला पोसा, बट उसको रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि रिजल्ट नहीं मिला, रिसर्च किया और उसने वो एक्सपेरिमेंट शो भी किया। और जानते हैं, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, एंड ही वन। अगले साल के साइंस फेयर में उसने वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क को कॉपी करते हैं, इस बात का प्रूफ देने की कोशिश की। ये थियोरी थी कि जो वाइसरॉयज होते हैं वो क्यों मोनार्क की तरह दिखते हैं, क्योंकि मोनार्क जो है दे डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। चिड़िया उन्हें अपना खाना नहीं बनाती, तो वाइसरॉय भी बचना चाहते थे, तो वो उनकी तरह कॉपी करना, उनकी तरह दिखना चाहते थे। एब्राइट ने ये प्रोजेक्ट क्या प्रूफ करने के लिए क्या शोकेस किया, वो ये जानना चाहता था कि एक स्टार्लिंग बर्ड वो कभी भी एक ऑर्डिनरी जो बर्ड होती है, ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट एनी अदर बर्ड फूड, मतलब जो ऑर्डिनरी बर्ड खाती है वो स्टार्लिंग नहीं खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, जितने भी मोनार्क्स मिलते हैं वो खा लेगी। एब्राइट ने ये दिखाया रिसर्च में। उसका ये प्रोजेक्ट भी उसको फर्स्ट पोजीशन देके गया जूलॉजी डिवीजन में, और कंट्री साइंस फेयर में उसको ओवरऑल 3rd पोजीशन। इस तरह रिचर्ड की सक्सेस स्टोरी कभी खत्म ही नहीं हुई। ही केप्ट ऑन वर्किंग एंड ही केप्ट ऑन अचीविंग। उसने बटरफ्लाईज को टैग किया, उसने रिसर्च किया, उसने साइंस फेयर में एंट्री ली, उसने जीता भी। अब जब वो 2nd ईयर में आया अपने हाई स्कूल के, वो रुक नहीं रहा है। 2nd ईयर में आया हाई स्कूल के, रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च शुरू की कि हार्मोन्स पर, मतलब उसने एक अननोन हार्मोन के, इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी की। इनडायरेक्टली उसी डिस्कवरी ने सेल लाइफ को, एक साइंटिफिक वर्ल्ड को एक नई थ्योरी दी। वो एक छोटे से क्वेश्चन के सवाल के जवाब के पीछे पड़ गया कि आखिर ये जो उसके बटरफ्लाईज के विंग होते हैं मोनार्क प्यूपा के, उसपे वो जो गोल्डन स्पॉट होते हैं वो किस काम के हैं। लोग कहते थे, सबने कहा ये सजावट के हैं, ऑर्नामेंटल के हैं, बट डॉक्टर अर्कहार्ट इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए इस बात का जवाब जानने के लिए एब्राइट और उसके और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स ने एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस से ये पता चलता है कि ये स्पॉट एक्चुअली है क्या। ये स्पॉट प्रोड्यूस करते थे एक ऐसा हार्मोन जो कि बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
अब ये प्रोजेक्ट ने भी उसको बहुत सक्सेस दिलाई, उसको फर्स्ट प्लेस मिला कंट्री फेयर में और इसी वजह से उसे एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। वहां उसको थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में और क्योंकि उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी, उसको चांस मिला कि वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम कर सके। इंडीड मिराक्युलस एंड मार्वेलस। एक हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट इतने एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट इस एज पे कर रहा था मोनार्क प्यूपा पे। उसको फर्स्ट पोजीशन मिली इंटरनेशनल साइंस फेयर पे और उसे फिर चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। अब अपने सीनियर ईयर में वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसने मोनार्क के विंग से क्या किया, उसे कल्चर किया और उसने दिखाया कि सेल कैसे डिवाइड करते हैं, सेल की वर्किंग दिखाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नॉर्मल बटरफ्लाई का जो विंग स्केल्स है, मतलब उसका नॉर्मल शेप साइज आ गया। वो छोड़ता नहीं था चीजों को जब तक वो उसको प्रूव कर नहीं लेता था। सो नाउ व्हाट इज ही प्रूविंग? उसके इस प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट प्लेस मिली जूलॉजी डिवीजन में इंटरनेशनल फेयर में और उसने ग्रेजुएशन में और रिसर्च किया आर्मी लेबोरेटरी में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। अब आने वाली समर में एक फ्रेशमैन ईयर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट लेबोरेटरी गया, किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसने और उस हार्मोन पे वर्क किया, रिसर्च किया। देखिए कितनी जद्दोजहद, मेहनत और जज्बा, वो लगन लाइए और सक्सेस पाइए। सो फाइनली लेबोरेटरी के सोफेस्टिकेटेड इतने शानदार इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को इजाद करने में कामयाब हुआ। 1.5 साल के बाद, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन स्टार्ट करने के बाद, अपने जूनियर ईयर में एब्राइट को एक आइडिया आया सेल लाइफ के बारे में कि वो क्या थ्योरी है सेल के पीछे की। और ये तब हुआ जब वो एक एक्सरे देख रहा था, एक्सरे मींस फोटो देख रहा था एक्सरे की, और तब उसने केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का डेवलप किया। जब उसने वो फोटोज देखी तो वो ऐसे नहीं चिल्लाया आई गॉट इट, यूरेका यूरेका, नो, क्योंकि ग्रेट माइंड डेवलप, दे डोंट शाउट एंड शो द वर्ल्ड। क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो फाइंडिंग है, उसकी जो स्टडी है, उसने जो दिया है, उससे बहुत बड़ी पजल सॉल्व होने वाली है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। दैट इज ही गॉट द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए जो कि क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। एब्राइट बोरिंग बच्चा नहीं था। एब्राइट बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड था। एब्राइट और उसके कॉलेज का जो रूममेट था जेम्स आर रॉन्ग, वो पूरी रात पिक्चर्स बनाते रहे, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल के, प्रूफ करने के लिए कि उनकी थ्योरी सही है, और उन्होंने वो पेपर लिखा, मीन्स रिसर्च वर्क। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड से और सबसे हाईएस्ट ऑनर के साथ। इतने सारी बच्चों के सामने, इतनी बड़ी क्लास में इतना बड़ा ऑनर मिलना इज एक्चुअली अनबिलीवेबल। एब्राइट एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। उनकी थ्योरी सही प्रूफ हुई और इस थ्योरी ने एक समझ पैदा कर दी कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। नए आइडियाज डेवलप किए और उस नए आइडियाज ने कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने का तरीका दिखाया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि ये उसकी अचीवमेंट ने रिजल्ट क्या दिया। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू पर्पस ऑफ स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा, इस सब चीजों ने, उसके रिसर्च ने एक ऐसी थ्योरी को जन्म दिया जिसने तहलका मचा दिया। रिचर्ड एब्राइट साइंस में इंटरेस्टेड थे और उनका इंटरेस्ट कहां से शुरू हुआ? फिर कह रही हूं, पॉज करिए, कमेंट लिखिए। यस, बटरफ्लाईज कलेक्ट करने में। बट ऐसा नहीं था कि वो और चीजों को इग्नोर कर देते थे, बोरिंग थे कि बस पढ़ाई, रिसर्च। नहीं, वो ऑलराउंडर पर्सनालिटी थे, आउटडोर पर्सनालिटी थे, पब्लिक स्पीकर थे, चैंपियन डिबेटर थे और कैनोइस्ट भी थे। मतलब अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, हर चीज को परसू किया करते थे। एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, नेचर, साइंस, एग्जिबिट, सब पर, मतलब कोई भी चीज अनछुई नहीं थी जो उनके दिल के पास थी। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक
शानदार स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी हर काम में डाली। यहां खाली रिसर्च में नहीं, डिबेट करते थे, उसके लिए भी रात को वर्क करते थे। रिचर्ड ए वियरर, एक उनके सोशल साइंस के टीचर, उनसे बहुत इंप्रेस थे। तारीफ करते हुए कहते हैं, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर वियरर कहते थे कि क्यों मुझे उसे वो पसंद था या वो मुझे पसंद करता था, क्योंकि वो था ही शानदार, हर चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देता था। ऐसा नहीं कि बस यही काम करना है, एक्स्ट्रा चीजों के लिए 3-4 घंटे रात को डिबेट, रिसर्च के अलावा इन सब चीजों पे भी वर्क करता था। रिचर्ड में पॉजिटिव कंपेटिटिव स्पिरिट थी, बट बुरे नहीं, पॉजिटिव तरीके से। वो जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो जीतता इसीलिए था। लिखा है, देखिए, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग। जीतने के लिए जीतना नहीं था, बट ही वॉज विनिंग बिकॉज वो बेस्ट करना चाहता था। कहते हैं ना, जब बेस्ट करना चाहोगे तो अपने आप एक्कोलॉड्स, अपने आप तारीफें, अपने आप अवार्ड्स मिलेंगे। एक्कोलेट्स, तारीफें सब आपके पैरों में आगे रहेंगी और यही एक इंग्रेडिएंट है जो एक शानदार साइंटिस्ट बनाता है। रिचर्ड एब्राइट में क्यूरोसिटी थी, रिचर्ड एब्राइट डिटर्मिन्ड था, ए फर्स्ट रेट माइंड था, ही वॉज excellent human being and he pursued his hobbies also। इसीलिए रिचर्ड एब्राइट ने, उसकी साइंटिफिक क्यूरोसिटी ने दुनिया को एक ऐसा ब्लेसिंग दिया जिसकी वजह से आज और आगे कितनी सारी रिसर्च हो पाए। सो लेट्स से दैट ही इज अ ट्रू साइंटिस्ट। With this, we come to an end of this chapter. I will very soon come up with the videos where I'll give you the important questions of all the chapters. Bye for now. Take care. God bless you all.